ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक आपकी सारी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप आवेदन के लिए अपात्र हो जाएंगे। अगर अध्यापक की बात करें, लगभग 15,000 20,000 के आसपास में हर बार पोस्ट है वो रहती है, और हम महिलाओं को अध्यापक भर्ती परीक्षा में 50% का आरक्षण प्रदान करेंगे। अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञापन कल जारी कर दिया, और आज यानी कि 7 नवंबर 2025 से इनके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना है, वो जरूरी है। लेवल प्रथम की आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो लेवल प्रथम के अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट शामिल है, एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग है और एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग है। संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो है बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित भी हैं, अलग अलग है दोनों डिपार्टमेंट की। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें इस विस्तृत विज्ञापन में ध्यानपूर्वक देखने के बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। किसी ई मित्र के भरोसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको आगामी परीक्षा से विवर्जित भी किया जा सकता है, इसलिए विशेष इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो आज के इस सेशन में हम इन्हीं चीज़ों पर है वो डिस्कस करेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपको ऑनलाइन आवेदन के समय ध्यान में रखना है, और इस भर्ती परीक्षा में क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या एज लिमिटेशन है, इसके अलावा कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, और कुछ इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग में आवेदन जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो कब तक मान्य है वो रहेगी, वो चीज़ भी इसमें है वो मेंशन। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग बातें हैं, तो वो चीज़ें हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो इसमें टोटल अगर हम पदों की बात करें तो ये आपने सारों ने जानकारी प्राप्त कर ही ली होगी कि संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत शिक्षा के 187 पोस्ट है और सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आपके 449 टोटल पोस्ट है, और जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसमें आपके टीएसपी नॉन टीएसपी के कुल मिलाकर के 5,000 पोस्ट है, यानी कि टोटल आपके 5,636 पोस्टों के लिए लेवल प्रथम के लिए एग्जाम है वो ऑनलाइन आवेदन आपके की आमंत्रित है वो किए हैं, परीक्षा आपकी होने जा रही है। पोस्ट आगामी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो क्या चीज़ें हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपके 2 डिपार्टमेंट है और टोटल अगर बात करें तो 3 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट हैं। तो इन तीनों प्रकार की पोस्टों में क्या एक ही बार एक ही आवेदन करना ठीक रहेगा या फिर अलग अलग आवेदन आपको करना है, तो ये चीज़ यहाँ पर नीचे स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा इन दोनों में जो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत जो सामान्य जो पोस्ट हैं, उन सामान्य के अंतर्गत जितने भी जो आपके कुल मिलाकर के 5500 के आसपास में 5,449 टोटल आपकी ये टोटल पोस्ट बनती है। तो इन पोस्टों के लिए आपको एक ही आवेदन करना है और इसका एग्जाम भी आपका एक ही होगा, और इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको वो फिलअप करनी होगी। पहले तो डिपार्टमेंट की प्राथमिकता कि अगर आपका इसमें चयन हो जाता है तो पहले आप कौन सा डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहेंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग में करना चाहेंगे या प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, वो आपको चूज करना है। वो चूज करने के बाद में आप कहाँ पर नौकरी करना चाहेंगे, किस जिले में आपको वो नियुक्ति प्रदान की जावे, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भी आपको वो फिलअप करनी है। आप जिस जिले में चाहते हैं तो वो आपको 1 नंबर पर भरना है, उसके आसपास वाले बाद में जो जिले हैं वो आपको वरीयता क्रम के अनुसार भरना है, और इच्छित जिला आपको तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा अंक है वो प्राप्त करेंगे, यानी कि जिस अभ्यर्थियों के ज़्यादा अंक होंगे तो उनको गृह जिला है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे अंकों के आधार पर है वो दूरस्थ जिला भी दिया जा सकता है। तो वो आपको पहले तो डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस भरना है क्योंकि 2 डिपार्टमेंट है इसलिए, दूसरा आपको डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस है वो भरना है। ये ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छी तरीके से आपको वो ध्यान में रखते हुए भरनी है। दूसरी बात है संस्कृत शिक्षा विभाग में जो संस्कृत के अंतर्गत जो आपकी पोस्ट है 187, इसके लिए आपका एग्जाम भी अलग होगा और इसके लिए आपके ऑनलाइन आवेदन भी है वो अलग से है वो भरवाए जाएंगे। तो अगर आप सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हैं तो सामान्य शिक्षा वाले तो दोनों के एक ही एग्जाम होगा, एक ही आपको आवेदन करना है, लेकिन डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस आपको भरनी है। और संस्कृत वाले अभ्यर्थी हैं तो संस्कृत वालों के लिए आपको अलग से आवेदन है वो करना होगा, और जो दोनों के लिए योग्यता रखते हैं तो संस्कृत के लिए अलग से आवेदन करेंगे और इन दोनों के लिए है वो आपका अलग से, यानी कि एकीकृत रूप से दोनों का अलग से आवेदन है वो होगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि आपको इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रीट पात्रता परीक्षा पास आउट होना जरूरी है, वो भी न्यूनतम उत्तीर्णांक के साथ में, जिसमें 2022 वाली भी मान्य है और 2025 वाली रीट पात्रता परीक्षा भी मान्य है। उसमें न्यूनतम जो
उत्तीर्णांक है वो कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, ये प्रतिशत है वो दिए हुए हैं कि इतने प्रतिशत आपके अगर न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो सर्टिफिकेट मेरिट पात्रता वाले में, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। अगर नहीं है आपने आवेदन कर लिया तो आपको क्या है, आगामी परीक्षाओं से डीबार किया जा सकता है, विवर्जित किया जा सकता है, आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए रीट पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन होगा कि आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र है या नहीं है। उसमें अगर लिखा हुआ है आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं है तो आप आवेदन ना करें, आप पात्र नहीं होंगे। दूसरी बात भी रहती है अभ्यर्थियों की, जो फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग वाले हैं, क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं? तो दोनों डिपार्टमेंट के लिए इसके लिए इस संदर्भ में अलग अलग क्या है रूल्स है, अलग अलग नियम है, तो वो भी देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में क्या नियम है और दूसरे डिपार्टमेंट में संस्कृत शिक्षा विभाग में क्या नियम है, तो वो आपको जानना जरूरी है। हम आगे चर्चा करेंगे कि आप अगर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन आपने पहले भी किसी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा आरपीएससी के लिए किया है तो आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय आपने ओटीआर किया होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो नहीं किया हुआ है तो आपको 600 या 400 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो फीस है वो पे करके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन को है वो फिलअप करना है। यहाँ पर पदों का विवरण है वो दिया गया है, तो जिलेवार हम देखेंगे कौन से जिले में कितने क्या पद हैं, वो चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो कमी करने का तो कोई विशेष है और नहीं है, लेकिन चूंकि 5-6 महीने और लगेंगे जब तक फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आएगा, तो उस दौरान उस प्रक्रिया में आपके पदों की संख्या में और भी बढ़ोतरी डेफिनेटली है वो की जा सकेगी। ठीक है, तो पद वैसे तो कम ही है, इससे छोटी भर्ती है कभी नहीं आई है। अगर अध्यापक की बात करें लगभग 15,000 20,000 के आसपास में हर बार पोस्ट है वो रहती है, लेकिन इस बार दोनों लेवल प्रथम लेवल सेकंड को मिला करके 8,000 पोस्ट भी इन्होंने नहीं निकाली है। 7500 के आसपास टोटल है वो आपकी पोस्ट है वो इसमें निकाली गई है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण वाली बात भी इसमें है वो आ गई है। तो सरकार ने घोषणा की कि महिलाओं को 50% आरक्षण है वो दिया जाएगा, और ये जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जब चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव से पहले इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उस घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये सरकार कृत संकल्प है और हम महिलाओं को अध्यापक भर्ती परीक्षा में 50% का आरक्षण प्रदान करेंगे। लेकिन बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उसके बाद में वो बात वहीं दब करके रह गई और महिलाओं को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त यहाँ पर आरक्षण का कोई लाभ नहीं प्रदान किया जा रहा है। जो पहले 30% था वही महिलाओं को हॉरिजॉन्टली रूप से कैटेगरी वाइज 30% आरक्षण इसमें भी दे हैं, यानी कि महिला जिस कैटेगरी की है, सामान्य कैटेगरी में आप उनको 30% आरक्षण मिलेगा, ओबीसी में है तो ओबीसी वाली महिलाओं को 30% रिजर्वेशन है, एमबीसी है यानी कि वर्गवार जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। अगर संबंधित वर्ग में महिला कैटेगरी 30% नहीं मिल पाती है तो वो पोस्ट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चली जाएगी। और इसमें भी महिलाओं में भी अगर हम बात करें तो विधवाओं के लिए 8% है, परित्यक्ताओं के लिए 2% आरक्षण है, वो आपका यानी 30% के अंतर्गत होना है। विधवा नहीं मिलती है तो परित्यक्ता को दे दिया जाता है, परित्यक्ता को नहीं मिलती है तो विधवा को, ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो आपको सामान्य महिलाओं को उस कैटेगरी में दे दिया जाता है। फिर सामान्य महिला भी नहीं है तो पुरुष अभ्यर्थियों का वो दे दिया जाता है। ये पोस्ट कैरी फॉरवर्ड है वो नहीं की जाती है। ठीक बात है, तो ये इसमें है वो मेन बात कही गई है। दूसरी बात है कि अगर विवाहिता महिला आवेदक हैं तो उनको क्या करना है, ओबीसी का जो नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट है वो किसके, उनके पिता के नाम के आधार पर, निवास स्थान और आय के आधार पर होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की विवाहिता महिला है तो उसका जो सर्टिफिकेट है पिता और पति दोनों के नाम के आधार पर है वो मान्य है वो होगा। तो ये बात जो मैरिड वीमेन है वो विशेष रूप से है वो ध्यान में रखते हुए चलना है। अब बात करते हैं इसके वेतनमान की। तो इसका जो वेतनमान है 2 साल तक आपको प्रोबेशनल जो ट्रेनिंग है प्रवीक्षा काल के रूप में है वो आपको रखा जाएगा और उस समय आपका फिक्स वेतनमान होता है। कोई महंगाई भत्ता, कोई जो आपका मकान किराया इत्यादि भत्ता, अतिरिक्त आपको कोई भी भत्ते है वो नहीं दिए जाते हैं, केवल फिक्स वेतन का अमाउंट दिया जाता है जो L10 के अनुरूप है वो होगा। और काफी ठीक ठाक L10 में अच्छी खासी आपको इसमें भी सैलरी है वो मिल जाएगी। और आगामी 2026 के शुरुआत में जब तक आपकी जो इसमें आप पोस्टेड नहीं होंगे तब तक डेफिनेटली
जो आपका 8वां वेतन आयोग है वो आपका लागू हो जाएगा और 8वें वेतन आयोग में लगभग आपके 50,000 के आसपास में सैलरी है वो बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की पहली शर्त ये है कि आपके रीट पात्रता परीक्षा है वो तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए, चाहे 22 वाली हो या 25 वाली हो। इसके अलावा आपको जो है वो 12th पास आउट और कितने न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ में आपको सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि बीएसटीसी कहे या डीएलएड कहे, जो भी जिस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, वो 2 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए और 12th होनी चाहिए 50% के साथ में। ठीक बात है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है, यानी कि ये भी आपके लिए मान्य है कि सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष जो है 45% मार्क्स के साथ में 12th या इसके समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा है वो होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, किसके अकॉर्डिंग, एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार है वो होना चाहिए। तो अगर आपने एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 2 साल का डिप्लोमा किया है और 12th में 45% है तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। ये भी आपके पास में नहीं है तो क्या है, 12th है वो होनी चाहिए 50% जो मार्क्स है वो 12th में कम से कम होने चाहिए। दूसरी बात है कि 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपको क्या होना चाहिए, स्नातक यानी कि बीएलएड। तो बीएलएड प्लस 12th है जिनके पास में, 12th में कितने 50% चाहिए, बीएलएड 4 साल वाली है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में 12th में 50% नहीं बने, 50% से कम बन गई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिएगी कि ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ में आपका 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, चाहे 12th में आपके बाय ग्रेस भी आप चाहे पास हुए हो, 36% के साथ में भी आप पास हुए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन स्नातक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है स्नातक के बाद में और उसके साथ में बीएसटीसी भी कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ये केवल इतना ही लिखा है, ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे जिस भी नाम से हो, तो वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपकी रीट पात्रता परीक्षा होना जरूरी है। ठीक बात है। और अब बात करते हैं तथा क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण की जानी, यानी कि रीट पात्रता परीक्षा इसके साथ में उत्तीर्ण की जानी जरूरी है। और संस्कृत वालों के लिए भी यही है, आपका 50% अंकों के साथ में यहाँ पर जो लिखा हुआ है 12th, तो यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्याय है वो लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके साथ में आपका द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में जो बीएसटीसी है संस्कृत के अंतर्गत, तो ये आपकी रीट जो संस्कृत वाले हैं उनके भी सेम आपकी योग्यता है। ठीक बात है। तो ये संस्कृत और सामान्य शिक्षा के लिए क्या योग्यता है वो आपकी लिखी गई है। दूसरी बात है कि यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें कही गई है जो हमने देखा कि 45% किसके लिए है, एनसीटीई वाली जो गाइडलाइन इत्यादि है वो किसके लिए है। तो यहाँ पर है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया है। अगर आपने बीएसटीसी 2011 से पहला करी है, 29 जुलाई 2011 से पहले आपने बीएसटीसी के लिए प्रवेश ले लिया था, तो आपके लिए जो है वो न्यूनतम 50% वाले जो अंक है वो आपकी लागू नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात है कि राजस्थान जो रीट लेवल 2022 है और 2025 है के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ में आपका उत्तीर्ण करना जरूरी है। तीसरी बात इसमें कही गई है कि लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के पदों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डीएलएड सामान्य उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि उसमें कहा गया था ना, किसी भी नाम से हो, किसी भी नाम से मतलब नहीं है, आपको क्या है डीएलएड है वो होनी जरूरी है, डीएलएड या बीएसटीसी है वो आपको होना है वो जरूरी है। ठीक है। बीएड वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अत्यधिक इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सामान्य शिक्षा की जो 5000 पोस्ट है आपकी, उस 5000 पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सारी की सारी जो योग्यता है वो कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके एग्जाम
की लास्ट डेट नहीं, आपका ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तक आपकी सारी की सारी शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित हो जानी चाहिए, और ये अगर नहीं है तो आप पात्र नहीं होंगे। तो ये बात प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए वो लागू हो रही है, विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। सामान्य तौर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें आपका शैक्षणिक योग्यता जो है वो एग्जाम आपका जब होगा उस एग्जाम डेट से पहले तक शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक आपकी सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप आवेदन के लिए अपात्र हो जाएंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आपकी संस्कृत और सामान्य जो है इनके जितने भी पद है उनके लिए अलग नियम है। देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सामान्य शिक्षा के जितने भी पोस्ट हैं उन पोस्टों में एक ही एग्जाम होगा और एक ही आपको आवेदन करना है। लेकिन दोनों के लिए क्या है, आपके अलग अलग नियम हैं। एक ही परीक्षा हो रही है, एक ही उसके लिए आवेदन करना है, लेकिन दोनों के लिए नियम अलग है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तो नियम ये है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तक आपको सारी योग्यता है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत और सामान्य दोनों के लिए नियम सामान्य तौर पर वही है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड की जनरली एग्जाम्स में रहता है कि परीक्षा तिथि के तक, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले तक आपकी शैक्षणिक योग्यता है अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए है वो पात्र हैं। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अगर हम बात करें तो वो आपकी कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, परीक्षा तिथि से पहले तक हो जानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सारी योग्यता कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तक की हो जानी चाहिए। दोनों में अलग अलग नियम है, इस बात का विशेष ध्यान में रखिए। तो अगर एग्जाम एक ही होगा तो ये किस प्रकार से अलग करेंगे, तो उसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भराई जाएगी। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि पहले डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भराई जाएगी कि कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग पहले चूज कर दिया और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो परीक्षा होने से पहले तक है वो कंप्लीट होती है, ऑनलाइन आवेदन करने से कंप्लीट नहीं होती है, तो इस विभाग के लिए आप सीधे बाहर हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद में आपको संस्कृत शिक्षा विभाग में अगर इसकी कट ऑफ है, आपके जितने मार्क्स बन पा रहे हैं उसके अनुसार आपकी कट ऑफ है वो रहती है, तो फिर आपको इसमें पोस्टिंग दे दी जाएगी, नहीं तो इससे भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक बात है। तो ये मेनली इसमें है वो बात है शैक्षणिक योग्यता वाली। तो मुख्य रूप से कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी अपेयरिंग में है, जिनके परिणाम नहीं आए हैं, जनरली अगर जनवरी तक, यानी कि जिस इसके एग्जाम होंगे वहां तक उनके परिणाम है वो नहीं आते हैं, तो वो कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए है वो योग्य है वो नहीं होगा। फिर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फाइनली रूप से आप अगर सफल हो भी जाते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तो ऑनलाइन आवेदन तक अगर आपके पास में शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो आपको इससे है वो सीधे ही अपात्र है वो मान लिया जाएगा। तो ये बात है इसके शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु का कैलकुलेशन किया जाएगा और 1 जनवरी 2026 की तिथि को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए। 3 साल में कोई भी भर्ती नहीं होती है तो ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। तो ऊपरी आयु सीमा में जो है वो 1 साल की जो छूट है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में दी गई है और संस्कृत शिक्षा विभाग में 3 साल की छूट दी गई है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो 41 वर्ष वाले अभ्यर्थी जो है वो अधिकतम जो आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आवेदन कर सकेंगे और 43 ईयर के अभ्यर्थी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए वो पात्र होंगे आयु सीमा के मामले में। इसके अलावा भी कैटेगरी वाइज अलग अलग वर्गों को अलग अलग छूट है वो दी जा रही है। जैसे सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट है, बाकी सभी महिलाओं को 10 साल की छूट है। तो इस प्रकार से ओबीसी, एमबीसी इत्यादि को 5 साल, यानी कि ये 3 साल है प्लस 5, यानी कि 48 वाले भी मैक्सिमम इसके लिए आवेदन है वो कर सकेंगे संस्कृत एजुकेशन में। तो ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर आज से स्टार्ट है और 6 दिसंबर 2025 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन है वो आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा का जो आयोजन है वो है 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026। और अनापत्ति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी सरकारी जॉब में है या फिर कोई अर्ध सरकारी प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपके
के जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे आपको एनओसी है वो ले लेनी चाहिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो उस समय ये अनापत्ति प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और मांगते हैं, तो ये आप जरूर पहले ही ले लिया करें। इसके अलावा प्रमाण पत्र के संबंध में कही गई है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से वो मान्य किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आप ऑनलाइन आवेदन करते समय सारी की सारी चीज़ें बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही सोच समझ करके ध्यानपूर्वक है वो फिलअप करें, और इसके बाद में अगर आप कोई डिग्री डिप्लोमा इत्यादि आगे देते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। चीज़ें वही मान्य होगी जब ऑनलाइन आवेदन के दौरान आपने प्रस्तुत है वो की है। दूसरी बात है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस इत्यादि है, उनको जो सर्टिफिकेट इत्यादि बनाने हैं तो वो सर्टिफिकेट क्या लेटेस्ट होने चाहिए, तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो लेटेस्ट होने चाहिए। और सामान्य रूप से नियम ये रहता है कि जो आपके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि से पहले तक आपके सर्टिफिकेट है वो बने हुए होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए और अंतिम तिथि से पहले तक के आपके सर्टिफिकेट है वो बने हुए होने चाहिए। और अभ्यर्थी की जो कैटेगरी है उसका मूल्यांकन इत्यादि उस सर्टिफिकेट के मार्फत ही है वो किया जाएगा। लेकिन कार्मिक विभाग ने, डीओपी ने 2022 में एक और बच्चों की ज़्यादा है वो इसमें हड़ताल इत्यादि है वो उन्होंने की, तो उस संदर्भ में उनको ध्यान में रखते हुए एक परिपत्र जारी किया और उसमें ये कहा गया है कि अगर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तक कोई भी अभ्यर्थी सर्टिफिकेट नहीं बना पाता है और वो बाद में एग्जाम के बाद में सर्टिफिकेट इत्यादि बनते हैं उसके, तो भी वो भी मान्य होगा। लेकिन उसको इस प्रकार का एक शपथ पत्र है वो देना होगा कि जिस समय उन्होंने आवेदन किया था उस समय वह उसी कैटेगरी में था और उनकी आय इत्यादि है वो भी वही थी, तो उस संबंध में उसका एक शपथ पत्र है वो आपका देना होगा। तो शपथ पत्र के आधार पर जो है वो आपका ये जो सर्टिफिकेट है उसको है वो वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक बात है, तो ये इसकी वैधता के बारे में सारी वो बातें हैं, तो इसको एक बार आप स्वयं भी तसल्ली से वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर विस्तृत सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस आपका जो पहले था 2022 वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा में वही का सिलेबस है, सेम ही है, कोई विशेष चेंज है वो नहीं हुआ है। 300 अंकों का आपका पेपर होगा, 150 प्रश्न है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा और 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपका वो समय मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय है वो दिया जाएगा। नकारात्मक अंकन है वो इसमें लागू होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान में रखिए। और नकारात्मक अंकन और 5वां विकल्प, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो परीक्षा में काफ़ी है वो बच्चों को देखने को मिल रही है। तो नकारात्मक अंकन को किस प्रकार से आपको उससे है वो बहुत कम से कम आपका नेगेटिव मार्किंग हो सके और बहुत अच्छी तरीके से आप है वो पेपर को सॉल्व कर सके, तो इसके लिए आप इससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट है वो जरूर दिया करें। ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको इसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट है वो मिलेंगे, जिसमें आप पहले प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, या हमारा स्मार्ट कोर्सेज भी है वो L1 के लिए, L2 के लिए वो आपका लॉन्च किया हुआ है। तो उस कोर्स के माध्यम से आप एक एक टॉपिक के कंप्लीट एक टॉपिक पूरा कर लीजिए। टॉपिक पूरा करने के बाद में उस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रत्येक टॉपिक के 100 प्रश्न आपको हमारे टेस्ट में मिल जाएंगे, तो उन टेस्ट का वो प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है उससे भी आप काफ़ी हद तक है वो ऊपर उठ पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपने जो अध्ययन किया है, जो टॉपिक पढ़ा है, उससे जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक समझ विकसित होगी कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे सवाल उस टॉपिक से बन सकते हैं। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो पाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। तो हमारा एक स्मार्ट कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें कंप्लीट आपका सामान्य ज्ञान वाला जो सेगमेंट है वो करवाया हुआ है, और उस सामान्य ज्ञान के साथ साथ में आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री में है वो मिल रही है। तो उस टेस्ट सीरीज का भी आप हिस्सा बन करके बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इत्यादि होगा, और ये जो पेपर है वो इस प्रकार से रहेगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थान की जो भाषा है जो आपकी 100 अंकों की रहेगी, जिसमें राजस्थान भूगोल के ये टॉपिक है जो जनरली राजस्थान
की हर परीक्षाओं में रहते हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के ये टॉपिक, राजस्थानी भाषा ये आपकी अलग से दी गई है। इसके अलावा राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, ये चीज यहाँ पर मेंशन है। शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आपके शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है, कल्याणकारी योजना और जो कमेटी है NEP 2020 है, ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये कुल मिलाकर के आपका कितने अंकों का है? 100 और 180, यानी कि 180 अंक का है, ये आपका रहने वाला है। यानी कि 90 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। विद्यालय विषय से संबंधित आपके 10 प्रश्न, 10 हिंदी के पूछे जाएंगे, 10 इंग्लिश के, 10 मैथ्स के, 10 ही आपको साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, 10 ही SST के होंगे। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान में आपके 8 हिंदी के हैं और 8 ही आपको इंग्लिश के, 8 गणित और 8 आपके साइंस के, इसी प्रकार से 8 ही आपके SST से है, ठीक है। इसके अलावा 20 जो अंकों का आपका क्या रहेगा? शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न आपको सूचना तकनीकी कंप्यूटर से है वो पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपका क्या है? सिलेबस है। और संस्कृत शिक्षा विभाग का भी सिलेबस आपका एक ही जैसा है, इसमें कोई आपके सिलेबस में विशेष चेंजेज है वो नहीं है। तो इसका सिलेबस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको अगर आप विजिट करेंगे तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे गूगल पर, तो ओम डिजिटल स्टडी आप सर्च करेंगे तो ओम डिजिटल स्टडी सर्च करने के पर आपको मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। और उस वेबसाइट पर हमारे जो कोर्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है वो मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्मार्ट कोर्सेज वाले सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम है, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी विशेष 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑफर भी है वो दिया जा रहा है। तो इस विशेष ऑफर के साथ में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य इत्यादि, सामान्य ज्ञान इत्यादि, यानी कि 180 मार्क्स का जो आपका कंटेंट है, 90 प्रश्नों का जो आपका कंटेंट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपका तैयार करवाया जा रहा है। SST के अंतर्गत भी कुछ राजस्थान सामान्य ज्ञान वाले जो टॉपिक है, खनिज है, उद्योग है, कृषि इत्यादि, वो भी आपके इसके साथ में वो ऐड हो जाएंगे। यानी कि 100 मार्क्स का आपका बहुत बेहतरीन जो कंटेंट है वो स्टेट सीरीज में आपको वो मिल जाएगा। तो अच्छी तैयारी के लिए इस स्मार्ट कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्सेज के साथ में आपको टेस्ट सीरीज इत्यादि भी फ्री है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्रीवियस जो पेपर्स है जो राजस्थान की अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही आपका है वो कारगर साबित होगा। तो सारे जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी हमने इसके साथ में वो ऐड कर रखे हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। और 2024-25 के प्रीवियस पेपर्स जो आपके हुए हैं उनकी हमने मैराथन भी डाली है। तो उस मैराथन का इस पैनल पर जो सॉल्यूशन है वो करवाए गए हैं डिजिटल बोर्ड पर, तो वो सॉल्यूशन वाले विथ एनोटेशन PDF है वो भी आपको इसके साथ में मिल जाएगी। और 2015 से 25 तक के जितने सारे कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए उसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल इत्यादि से जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सारा कंपाइलेशन आपको इस कोर्स के साथ में मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। इसके साथ साथ में आपकी एक NTT की वैकेंसी भी है वो डेफिनेटली आएगी। तो NTT के लिए भी आपने जो योग्यता डिप्लोमा इत्यादि है वो कर रखा है या आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही कोर्स आपका काम आ जाएगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पूछा जाता है, तो वो आपका RS लेवल तक का इसमें आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कवर होगा। तो इसके लिए आप इस स्मार्ट कोर्सेज का जो हिस्सा है वो बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। और भी आपके कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप अवश्य विजिट करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।